सभी प्रबुद्ध साथियों, ये आपका सौभाग्य है कि आज आप एक अच्छे डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो। और विद्वत्ता भी कभी सरल रेखा में नहीं चलती। विद्वत्ता हमेशा वृत्त बना करके चलती है। जो सीधी एक रेखा में चलता रहा वो विद्वान हो ही नहीं सकता। तो वो व्यक्तित्व जिन्होंने हमारा निर्माण करने में भी योगदान दिया, आपके सामने आलोचक के रूप में हैं। कभी आपको अध्यापक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कभी आपको दोस्त के रूप में दिखाई पड़ते हैं, और कभी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। संभवतः है आज से 20-22 साल पहले जब हम इस डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, इस तरह की चीज़ों का अभाव था। हालांकि संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मुझे यहाँ पर खड़े होते हुए बीएचयू में एक बार रिचर्डसन बात करने के लिए आए। जब बात करने के लिए वहाँ बीएचयू में आए और बाहर आकर के उन्होंने सवाल पूछा कि इसमें तो हिंदी वाले लोग ज़्यादा हैं, और रिचर्डसन तो इंग्लिश के विद्वान थे। अब उस समय वहाँ पर उनको बताया गया कि आचार्य शुक्ल जो हैं आपकी कल्पना का अनुवाद पहले ही कर चुके हैं, और हिंदी का जो पाठक है वो उसको जान चुका है। तो ये हिंदी का जो पाठक है जिसका निर्माण हो रहा है, और डॉक्टर साहब आते आते रास्ते में बतला रहे थे कि इस प्रकार का ग्रुप हमारे पास आया है, ये कभी कभी ये चीज़ें होती हैं। तो आप सब ने मुझे बुलाया, मुझे याद किया, मैं आप सबका आभारी हूँ। आप सबका स्वागत भी करता हूँ कि कार्यक्रम लंबा नहीं बल्कि आपका कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, और इसकी जो धमक है वो दूर तक है। लोग बाग इसके महत्व को समझ रहे हैं। इसका महत्व यूं भी बढ़ जाता है कि जो भारत व्याकुल प्राणी हैं, आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में वो बड़े ज़्यादा परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। जो भारत व्याकुल प्राणी हैं, और जिसके बारे में कवि ने कहा था कि घूम रहा हूँ निपट अकेला, ढूंढ रहा हूँ साथी को, और हाथ से हाथ मिलेंगे साथी, तो कस लेंगे हाथी को, तो कस लेंगे हाथी को। यह हाथी किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। हाँ, राजनीतिक विकृति से पैदा हुआ जरूर है। ये राजनीतिक विकृति जिसने सांप्रदायिकता के हाथी को पैदा किया है। और आप देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक निबंध लिखा बहुत पहले, घड़ी के पुर्जे, और क्या खास बात उन्होंने लिखी उसमें कि ये अपने परदादा की घड़ी जेब में लिए घूमते हैं। अपने परदादा की घड़ी जेब में लिए घूमते हैं, और ना तो उसमें चाबी देनी आती है, ना उसके पुर्जे ठीक करने आते हैं, और ना उस घड़ी को किसी को हाथ लगाने देते हैं। और दावा किसका है? विश्वगुरु का है। तो हिंदी की जो परंपरा है, वो परंपरा अपने स्वरूप विस्मृति, जिसको आचार्य शुक्ल बार बार याद किया करते थे, बहुत जोर देते थे। हालांकि बात उन्होंने छायावाद के संदर्भ में कही थी, क्योंकि छायावाद को जो आचार्य शुक्ल समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि बस उसका बांग्ला नवजागरण का प्रभाव है। ये बात उन्होंने कही। और एक बार तो उन्होंने बड़े व्यंग पूर्वक ये कहा कि रविंद्र यदि आसमान में देखने लगे कि क्या हिंदी के कवि भी सारे आसमान में देखने लगेंगे? हालांकि इसका जवाब फिर जयशंकर प्रसाद ने कला और अन्य निबंध में दिया। तो जो स्वरूप विस्मृति है, इसका जो बोध होना है, और उस निबंध में उन्होंने लिखा उन्हीं दिनों कि यदि कोई जाति को अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध नहीं है, तो वो जाति इतिहास में से लुप्त हो जाती है। और स्वतंत्र सत्ता से भी प्राय पता उनका क्या था? अपने स्वरूप का बोध नहीं है। चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, कितनी ही तकनीक उसके पास रहे, लेकिन इतिहास में उसका नामो निशान नहीं रहता। तो ये जो स्वयं भारतेंदु पर आप जब चलते हैं, स्वत्व निज भारत गहे, जिसको आज के समय में अस्मिता बोध बोलते हैं, वो भारतेंदु के युग में क्या है? स्वत्व है। आगे जब आप आते हैं, मैथिली शरण गुप्त क्या बात करते हैं? हम क्या थे, क्या होंगे और क्या होंगे अभी। इससे आगे जब आप चलते हैं, प्रेमचंद में तो बार बार ये आते हैं
और बलराज नाम का किसान एक बोलता है कि क्या तुम ये समझते हो कि किसान नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, किसान कोई व्यक्ति ही नहीं है। अस्मिता का बोध है। बार बार ये चीजें क्या होती हैं, उभरती हैं। अपनी अस्मिता को खोजना पड़ता है यदि आप नवजागरण की लड़ाई को आप देखते हैं। हालांकि जो उस समय नवजागरण के समय जो साम्राज्यवाद है वो हमारी अस्मिता को मिटाने के लिए तुला हुआ है, और जो भारत का बुद्धिजीवी है वो अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है। देखिए, मैक्स मुलर ने बहुत काम किया, लेकिन मैक्स मुलर ने अपने सारे शिष्यों को भारत की यात्रा करने से रोक दिया। और क्यों? कि अब भारत में कुछ भी बचा नहीं है, वो तो लुटेरों और स्पेरों का देश बन करके रह गया है। और ये केवल कवियों की या साहित्यकारों की बात नहीं है, उस युग के यदि आप राजनीतिक पुरुषों को देखें, ये कहते हैं कि यदि सारे राजनीतिक पुरुषों को आप मिला लें, उसमें चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे रानाडे हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, उन सब का एक पुरुष यदि बनता है तो वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की शक्ति का कैसे जवाब दिया। एक बार वो इंग्लैंड की यात्रा पर थे, और इंग्लैंड की यात्रा में उन्होंने पता क्या कहा कि भारत के बच्चे अंग्रेजों की बंदूक को पता कैसे देखते हैं, जैसे दिवाली पर चलने वाले पटाखे हों। ये उनकी शक्ति को कम कर रहे थे और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। यही नहीं, ये द्वंद्व एक बार टाटा के साथ भी आया। कहते हैं कि एक बार अपने मित्र के साथ वो किसी होटल में खाना खाने के लिए गए, और जब वो खाना खाने के लिए अंदर गए तो प्लेट पे लिखा हुआ है कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। अपने विदेशी मित्र को वो लेकर के बाहर आ गए और उन्होंने कहा इससे बड़ा होटल बना करके दिखाना है। वो ताज तब बना जा करके। ठीक, निराला को भी स्मृति स्वरूप का बोध उनकी पत्नी ने करवाया था एक बार। वो तो बैसवाड़ी में कविताएं लिखते थे, शुरू में बांग्ला में लिखते थे, खड़ी बोली में तो लिखते ही नहीं थे। उनकी पत्नी ने कहा कवि तो तुम्हें तब मानो जब तुम खड़ी बोली में कविता लिख करके दिखाओ, फिर हो आप कवि। तो वहां से उन्होंने क्या किया, खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू किया। और इससे पहले यदि आप चले जाएं, मध्यकाल में बोध कौन करवाती है? वो रत्नावली करवाती है, जो तुलसीदास को कहती है कि लाज ना आवत आपको धोरे आए साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। कि नाथ कहलाते हो तुम, उसके स्वामी, उसके भगत कहलाते हो। इतना आकर्षण। तो ये बोध जो है ये कहां पे होता है? ये आपके नवजागरण में हिंदी साहित्य का जो साहित्यकार है वो करवा रहे हैं। और आप ये देखिए कि इस बात को समझने के लिए कांग्रेस को कई दशक लग गए थे। वो तो 1930 में करते हैं स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा और उसके स्वरूप की। उससे पहले तो बहुत पहले आप कहां पे करते हैं? भारतेंदु के युग से वो गूंज शुरू हो जाती है। और उससे भी ज्यादा यदि आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप देख लें, जिसके बारे में रामविलास शर्मा ने कहा था कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो हिंदी का इतना बड़ा विद्वान और साथ के साथ अर्थशास्त्र का इतना बड़ा विद्वान। आपने पता है कि संपत्ति शास्त्र उनकी किताब भी है कि एक ही लाइन में जब वो साहित्य की व्याख्या करने लगे कि संचित ज्ञान राशि का नाम क्या है? साहित्य है। संचित ज्ञान राशि फिर ये नहीं है कि वो ज्ञान केवल कविताओं, कहानी, नाटकों या साहित्य की विधाओं तक है, बल्कि वो ज्ञान क्या है? ज्ञान भी विशिष्ट होता है। और आप जाएंगे कि जब आप कबीर का समय है तो कबीर कहते हैं कि संतो आई ज्ञान की आंधीरे, वहां बात कर रहे हैं। यदि आप उसके बाद आएंगे, निराला किस प्रकार की बात कर रहे हैं? उद्दत प्रहार की बात करते हैं, ठीक है ना, कि उद्दत प्रहार किस पर कर रहे हैं? राम की शक्ति पूजा के माध्यम से वो उसकी बात कर रहे हैं। मुक्तिबोध में जाएंगे तो ज्ञानात्मक संवेदना है। आज वैश्वीकरण के युग में क्या है? नॉलेज सोसाइटी है। तो उस समय का जो साहित्यकार है वो क्या कर रहा है? सामंतवाद और साम्राज्यवाद के ऊपर क्या कर रहा है? वो अटैक कर रहा है, उसको समझ रहा है। यही नहीं, आचार्य शुक्ल ने भी एक लेख लिखा था 1907 में
व्हाट इज इंडिया टुडे, फिर नामवर सिंह की जो पुस्तक आई उसमें आया उसका जिक्र कि भारत आज क्या है, कि आखिर भारत के जो जितने भी गरीब लोग हैं वो गरीब क्यों हैं, इतना इतना काम करते हैं फिर भी गरीब है। ठीक है ना, कि वो बड़ी शिद्दत से बात उठाते हैं। और एक और देखिएगा कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो संभवतः जो भारतीय राजनीति उस समय काम कर रही थी उनको पता नहीं था कि हिंदी का जो लेखक है, हिंदी का जो साहित्यकार है वो कितना सचेत है। और आपको पता होगा निराला ने महात्मा गांधी से बहस करनी पड़ी इस बात में। जवाहरलाल नेहरू को तो बाद में पता चला कि जो काम आप कर रहे हैं उस तरह का काम हिंदी में पहले हो चुका है। तो पूरी तरह से सचेत। और ये क्यों, इसका यही कारण है। एक और बोलते हैं कि यदि आप सही मायने में अपने सांस्कृतिक पूंजी को समझना चाहते हैं, अपने इस आज़ादी के आंदोलन को समझना चाहते हैं, तो आप इस देश की जो लोकल भाषाएं हैं, देशीय जो भाषाएं हैं, आप उनके बारे में क्या कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। गाइड फिल्म का एक बड़ा प्रसिद्ध दृश्य है, एक व्यक्ति है और राजू जो है, और वो क्या करता है, किसी गांव में पहुंच गया है और गांव में पहुंच गया है और थोड़ा सा उन्हें संत वंत का आडंबर बना लिया है। और आडंबर बनाने से क्या, उसकी छोटी मोटी कमाई होनी शुरू हो गई है। लोग बाग आते हैं, कोई अपनी समस्या का निदान पूछता है, कोई हाथ दिखाता है, कोई कुछ करता है, जो भी। लेकिन इससे क्या होता है कि उस जमाने के, उस गाँव के जो पंडित लोग हैं उनका धंधा बंद हो जाता है। अब उनको तो बड़ा बुरा लगता है कि ये क्या हुआ। अब वो उसकी काट निकालते हैं, इसकी काट क्या निकाली जाए। और काट क्या निकालते हैं, वो कहते हैं इस राजू को संस्कृत तो बोलनी आती नहीं। उसके पास जाते हैं और संस्कृत में बोलना शुरू करते हैं और उसको कहते हैं कि तेरे को संत तो तब माने जब तू संस्कृत बोले। अब फंस गया राजू। अब वो क्या करता है, वो अनाप शनाप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। अंग्रेजी उनको नहीं आती। तो पंडित तो तब मानो जब तुम्हें अंग्रेजी आए। और यहां पर पुरुषोत्तम अग्रवाल कोट करते हैं अकथ कहानी प्रेम की अपनी पुस्तक में कि ना तो इस देश को आप अंग्रेजी के माध्यम से समझ सकते हो, ना इस देश को आप संस्कृत के माध्यम से समझ सकते हो। इस देश को समझना है तो किससे समझा जाएगा, इस देश की देशीय भाषाओं के माध्यम से आप इस देश को समझ सकते हो। तो इन देशीय भाषाओं का जब तक अध्ययन नहीं होगा कि तब तक हम जान नहीं पाएंगे। नामवर सिंह ने 1984 में प्रगतिशील लेखक संघ में आचार्य शुक्ल की जयंती मनाते हुए एक बात कही कि 1907 का जो लेख है उसी में वो जिक्र करते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश राज है वो साम्राज्यवाद की प्रेरक शक्ति है। और नामवर सिंह ने सवाल उठाया कि मुझे नहीं लगता कि 1907 तक भारत के किसी राजनेता ने या किसी अन्य व्यक्ति ने साम्राज्यवाद का जिक्र किया हो। मेरी नज़र में नहीं है, शोध होना चाहिए। मेरी नज़र में आचार्य शुक्ल पहले व्यक्ति है जिसको आप ये बोलते हैं कि जो साहित्य है वो राजनीति के आगे चलने वाली मिसाल है। वो ये मिसाल है कि उसके पास ये अंतर्दृष्टि होती है, वो चीज़ों को जान लेता है, वो चीज़ों को समझ लेता है। मुक्तिबोध की कविता को याद करो आप अंधेरे में। 1957 से लेकर के 1962 तक वो कविता लिखी गई और उसमें क्या आता है, विचित्र प्रोसेशन, क्विक मार्च। और बार बार किसका जिक्र आता है, सेना का जिक्र आता है, सैनिकों के पथरीले चेहरों का जिक्र आता है। और उसमें शामिल कौन कौन है, पत्रकार, अध्यापक, पेशेवर कवि। और उन सब में भाई वाह, डोमा जी उस्ताद, शहर का कुख्यात हत्यारा। लेकिन कविता किसमें चलती है, अंधेरे में। अंधेरा पृष्ठभूमि है, संदर्भ उजाले का, उजाले की बात कर रहा है कवि अंधेरे के माध्यम से। आज तो ऐसे लगता है कि जैसे जो मुक्तिबोध लिख रहे थे वो कितना सही लिख रहे थे। और वो क्या कहता है, मानो मेरे ही कान लगा है मार्शल्ला। अपने आप को किसके लिए, क्योंकि मैं निष्क्रिय हूं, मैंने अपने समय का
जवाब देने की कोशिश नहीं की, अपने समय को समझने की कोशिश नहीं की। कि कहा जाता है कि महाजनों एन गतय से पंथा, कि वही रास्ता अच्छा है जिसको विद्वान लोग बनाते हैं, जिसको श्रेष्ठ लोग बनाते हैं, लेकिन बनाते किसके साथ है? अपनी क्रियाशीलता के साथ बनाते हैं। इसलिए आचार्य शुक्ल का जोर किस पे रहता था? साधना अवस्था पर, सिद्धावस्था पर जोर नहीं था उनका। वो कहते थे कि कर्म के सौंदर्य ही सच्चे उत्साही हैं, कि कर्म करते करते आप निष्फल भी यदि हो जाते हो, फिर भी वहां पे करुणा का बीज मौजूद रहता है, फिर भी उसमें सुंदरता है। और ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दूसरे ढंग से कहते थे कि जो जाति अपनी सुंदरता का निर्माण नहीं कर सकती, वो जाति इतिहास से लुप्त हो जाती है। सुंदरता का निर्माण से अभिप्राय था किसी बड़े उद्देश्य के लिए जान नहीं दे सकती। ये बड़े उद्देश्य के लिए जान नहीं दे सकती, ये क्या है? ये आपके उस भारतीय नव जागरण की छाप है, या स्वतंत्रता आंदोलन की छाप है। वहीं से हथियार निकले हैं ये। कि ये कहा जाता है ना कि साहित्य समाज नहीं बनाता, समाज से साहित्य पैदा होता है, और उसके मूल्यांकन के औजार भी वहीं मिलते हैं। बेशर्त ये है कि आपको उन चीजों का ज्ञान होना चाहिए, उन संबंधों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य एक साथ ही विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, रिक्शा पे चलता है, काम करता है। इस विविधता को जितना आप जानते हैं, जितना समझते हैं, उतना ही आप अच्छा साहित्य लिख पाते हैं, रच पाते हैं, और वही क्या करता है? आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो साथियों, कि यदि आप नव जागरण को ज्यों ज्यों आप पढ़ते हैं, ऐसे लगता है एक से एक दृष्टि जो है खुलती चली जाती है। मेरे पास बड़ा कम समय था, कल ही मुझे निमंत्रण मिला, लेकिन जितना मैं उसमें समझ पाया, पढ़ पाया। एक और बड़ी नामवर सिंह ने लेख लिखा कि नव जागरण की समस्याएं क्या रही। उन्होंने सवाल ये उठा कि पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो कई दशक पहले हो गया, मराठी में देखते हैं तो कई दशक पहले हो गया, हिंदी तक आते आते इतना समय क्यों लगा इसको? ये पहले क्यों नहीं पैदा, उसके साथ साथ क्यों नहीं हुआ? और वो उसका निकालते हैं कि जब भी कोई भाषा बन जाती है, आप ये समझिए, वो समय का जवाब देना शुरू कर देती है। बांग्ला का निर्माण जो है वो हिंदी से पहले हुआ। उन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले मिले, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी मिले, फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर मिले। उसी तरह से 1840 में मराठी में 57 स्कूल खुल गए थे मराठी के। मराठी राजकाज की भाषा थी, लेकिन हिंदी राजकाज की भाषा नहीं थी। हिंदी को तो फारसी से युद्ध करना पड़ा। 1880 में, 1881 में तो बिहार में स्वीकार की गई कचहरी की भाषा, 1900 में जाकर के वो उत्तर भारत में स्वीकार की गई। ठीक, तो इसीलिए जो प्रारंभिक दौर में अस्पष्टता मिलती है, उसका मुख्य कारण यही है कि उस समय से हिंदी जो है क्या थी, वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई थी। जब स्थापित हो गई, फिर निराला ने भी कहा कि जो हिंदी का गद्य है वो स्वतंत्रता संग्राम की गूंज है। कि हिंदी, हाँ जी, गूंज है, गूंज। तो ये चीज कि जैसे जैसे निर्माण होता चला गया। एक और बात उन्होंने बड़ी शानदार उठाई कि हिंदी के जो जितने भी लेखक थे, जो जैसे हम भारतेंदु से शुरू हो जाए, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बाबू बाल मुकुंद गुप्त को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, और प्रकांतर से एक उनकी भी बात ये याद आ गई कि उन्होंने जिक्र ऐसे किया कि एक ऐसा भी प्रतापी राजा होता था इस पृथ्वी पर, जिसके यहाँ इंदर तो पानी भरता था और जो हवा है वो चक्की चलाती थी, और काल को भी इसने क्या किया था, कोठड़ी में उल्टा लटकाया हुआ था, लेकिन भारतीयों ने तो उसको भी पराजित कर दिया। अंग्रेज है ही क्या, ठीक है ना। उसी तरह की गूंज आपको निराला में दिखती है। जागो फिर एक बार, बर्मा हो बर्मा, पद रज भर भी नहीं है अब हार, जागो फिर एक बार। कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, पांव की धूल है ये जो कहते हैं कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, कि हमेशा सूर्य इंग्लैंड का निकलता रहता है, वो कहते हैं कि तो है ही कुछ नहीं है, मिट्टी है। तो अपनी शक्ति का बोध कराना और दूसरे की शक्ति को क्या करना, कम करना। क्योंकि लड़ाई मैदानों में नहीं लड़ी जाती, लड़ाई तो दिमागों में लड़ी जाती है।
उस दिमागों की लड़ाई के लिए आप कितना अपनी पब्लिक को समृद्ध करते हैं। इसके साथ ही पीछे जो प्रसंग चला हुआ था कि हिंदी के जो भारतेंदु युग के जो हमारे लेखक हैं, एक साथ पत्रकार, समाज सुधारक, ये तो हैं ही वो सारी बातें, कि उनके पास कोई समाज सुधारक नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल में उनको मिला, मराठी में उनको मिला, एक ले दे करके दयानंद सरस्वती उनको मिले, और दयानंद सरस्वती का भी कोई प्रभाव जो है वो भारतेंदु युग के लेखकों पर नहीं है। भारतेंदु का एक निबंध है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, और उसमें कहते हैं कि इन्होंने जाल को जाल से काटने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। केशव चंद्र ने जाल को छुरी से काट दिया और नया रास्ता दिखलाया। तो जो काम समाज सुधारकों से रह गया वो काम किसने किया? फिर हिंदी के इन लेखकों ने किया। और एक और देखिए कमाल की बात, हर लेखक चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं है, वो पत्रकार जरूर है। ये उस जमाने की कितनी खूबी है, आप ये देखें। इस पत्रकारिता ने हिंदी गद्य को निर्माण में कितना बड़ा योगदान रहा होगा उस प्रारंभिक दौर में, जब आप चीजें आपस में मिली हों, जो ब्रज और खड़ी बोली का युद्ध चल रहा हो, और उसमें आगे चल करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई होगी। और आप देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बार पता क्या कहा, आप बीए पास हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप जज बन गए हैं, लेकिन मैं एक पत्रिका का संपादक हूं। ये बात लोगों के बीच में खड़ी होकर के कहना कि मैं एक पत्रिका का संपादक हूं, कोई छोटी बात नहीं है। ये वही कह सकता है व्यक्ति जिसको अपने कर्म पर पूरा क्या होता है? विश्वास होता है, जिसको ये लगता है कि जो जीवन आज तक जिया वो पूरा जिया। ये नहीं कि मर गया देश और जिंदा रह गए हम, ये व्यक्ति वो बात नहीं कर सकता है व्यक्ति। तो हिंदी को अपनी परंपरा से ऐसे लोग मिले हैं, और हिंदी के जितने भी जमाने के लोग हैं, आप देखिए कम से कम 3 से 4 भाषाएं जानते हैं, कम से कम। ये उनकी खूबी है। उस समय का जो बुद्धिजीवी है, ये उसकी खूबसूरती है। वो लगातार कि यदि उतने दूर संचार के साधनों का अभाव है, यदि मद्रास में कोई किसान आंदोलन है तो उसकी बात सरस्वती में छपती है। और रामविलास शर्मा ने इसलिए कहा कि जो सरस्वती हो नवजागरण की प्रमुख पत्रिका है, कि जातीय संग्राम का पहला रूप हमें 1857 में दिखता है, दूसरा में भारतेंदु युग में दिखाई पड़ता है, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ता है, जिसको कहते हैं कि प्रेमचंद को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, उसकी उपलब्धि मानते हैं। ठीक चौथा जो आचार्य शुक्ल में आपको दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल को तो मलियज ने इतिहास पुरुष तक कहा। इतने बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो वहीं पर पैदा हुए। एक बार डॉक्टर साहब और मैं बात कर रहे थे, और बातों बातों में ये निकल के आया कि जिस युग की चेतना बड़ी होती है उस युग का व्यक्तित्व भी बड़ा होता है, कि वो चेतना बड़ी है। लेकिन अफसोस कि आज हम जो सांस्कृतिक पूंजी थी हमारे पास, उस सांस्कृतिक पूंजी को कुछ घटा हुआ पाते हैं। इस रूप से तो देश की कल्पना नहीं की थी। हालांकि आप देखेंगे कि हिंदी का जो कवि है या हिंदी का जो रचनाकार है वो पूरा सचेत है। 1975 में तो दुष्यंत ने भी लिख दिया था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ उजाला इस शहर के लिए। और डायरी में पता क्या लिखा था? इंदिरा गांधी के नाम। और संदर्भ पता कहाँ का था? 14 अगस्त 1947 को नेहरू ने जब संबोधित होते कहा था कि अब कोई भी झोपड़ी अंधेरे में नहीं रहेगी। ये है हिंदी की परंपरा, जो तमाम चीजों पर क्या करती है, वो नोटिस लेती है। और इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसे विभाग में पढ़ रहे हैं कि आपने कविता, कहानी, नाटक तक सीमित नहीं रखना है, कि जब तक आप आसपास के विषयों पर नजर मारते हुए नहीं चलेंगे तब तक आपकी की पूरी शिक्षा जो है अधूरी है। बिपिन चंद्रा और रामवर सिंह की एक बार बात हुई इसको लेकर के, स्वतंत्र आंदोलन को लेकर के, और बातों बातों में पता क्या कहा कि यदि आप स्वतंत्रता आंदोलन को समझना चाहते हैं तो अपने बच्चों को कहा कीजिए कि वो गोदान को पढ़ा करें।
ठीक, क्यों? क्योंकि इतिहास में घटनाएं होती हैं और साहित्य में उन घटनाओं से पैदा हुई संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाएं आपको लंबे समय तक उस चीज को बहा करके ले जाती है। घटना केवल तथ्य और आंकड़े में बदल जाती है ज्यादा से ज्यादा, कि वो आपके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन यदि कोई कर सकता है तो कहां पे हो सकता है? वो संवेदना के स्तर पर परिवर्तन हो सकता है। और इसलिए जितना भी कोई बड़ा व्यक्ति होता है, आप देखिए वो हमेशा किस में बोलता है? वो पब्लिक की भाषा में बोलता है, वो साधारण भाषा बोलता है। और ये गांधी कहते हैं, गांधी जी कोई बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे वक्ता नहीं है। ये बताते हैं कि नहीं, आवाज भी दूर तक नहीं जाती थी। और आप ये देखिए प्रभाव उनका गजब का है। आज तक भारत क्या दुनिया भी तो उनसे प्रेरणा लेती, ये स्थिति है। लेकिन इसके साथ साथ यदि एक दो बात पर और गौर करते चलें कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन और देश के वर्तमान को देखें कि आखिर ये क्या हो गया, कि यहीं पर मुझे नामवर सिंह की वो बात याद आती है कि हमने स्वत्व पर इतना ज़्यादा अधिक बल दे दिया कि परंपरा के प्रेत पैदा हो गए। ठीक, और दूसरा, पश्चिम से प्रगति की होड़ में, पश्चिम से लेने की आकांक्षा में इतने बदल गए, यही नहीं पता चला कि क्या ठीक है और क्या गलत है। ठीक है ना, कि इसलिए कहां पहुंच गए? त्रिशंकु की स्थिति में पहुंचे। तो जरूरी है कि जो चीज चूक गई है, जो उस युग के साहित्यकार या उस युग के आलोचक बुद्धिजीवी नहीं कर पाए, तो आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि उनका मूल्यांकन करते चलें, उनका प्रति मूल्यांकन करते चलें कि उस युग में भी कोई न कोई कमी रही होगी, उनकी अपनी सीमाएं रही होंगी। जितना कुछ वो कर पाए वो कर पाए, जो बच गया वो आने वाली पीढ़ियों को करना है। लेकिन इतना तय है कि जब भी कोई धारा बनेगी, जब भी कोई नई बात चलेगी, तो उस नई बात में आपका स्वतंत्रता आंदोलन और इससे पहले जो भक्ति आंदोलन है वो जरूर शामिल रहेगा। इसके बिना कोई बात पूरी नहीं हो सकती है। जिस भक्ति आंदोलन को आज लोक जागरण कहते हैं, कि बड़ी मुश्किल से उस भक्ति के स्वरूप से, यानी जो भक्ति केवल किसमें है? चरण स्पर्श और वंदना में है, उसे बड़ी मुश्किल से निकला है। और इसलिए मैं कह रहा था कि आप जिनके साथ पढ़ रहे हैं उनका ये एक बड़ा योगदान है अपने विद्यार्थियों के साथ। ठीक है ना, नहीं तो पूरा भक्ति आंदोलन कहां पर है? गुरु गोविंद दाहू खड़े, वहीं तक है बस, काके लागू पाए, चरण स्पर्श तक है, सवाल उठाने तक वो नहीं है। तो यदि आप ये सवाल उठाते हैं, बातचीत करते हैं, आपके डिपार्टमेंट का माहौल बदला है, तो वो तभी संभव है यदि कोई आपको लीड करने वाला इस प्रकार का व्यक्ति है कि जो बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है ना, जिसको आचार्य शुक्ल ने तो निराला के संदर्भ में ये कहा था, बहुस्पर्शनी वस्तु, कि निराला जो है बहुत सारी वस्तुओं को एक साथ छू लेते हैं। ठीक है ना, उनके पास ये योग्यता है इस तरह। तो साथियों, मेरे पास तो यही बातें थी कहने की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी।